गुड इवनिंग, दुआ सलाम सभी को। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज के सेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे। एक्चुअली अगर सही से सोचा जाए तो इस चीज़ के बारे में मैंने कई बार आप लोग से सेशन में बताया है कि कभी भी वो काम मत करिए जहाँ पर भी मतलब बेगों का धारण होता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहने के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होता है कि जो भी हमारे नेचुरल अर्जेज जिस वक्त इवैक्यूएट होना चाहते हैं उसको उस वक्त इवैक्यूएट कर लीजिए। ऐसा नहीं करिए कि हमें अभी यूरिन का प्रेशर आया, हम कुछ टाइम बाद छोड़ करके जाएंगे। पॉटी का प्रेशर आया, बहुत सारे लोगों को होता है नहीं मैं इस काम को निपटा लूँ तब जाऊँगा, या कुछ लोग का पूजा पाठ वाला नियम कानून रहता है तो उसमें मतलब पूजा पाठ वाला नियम कानून मतलब अभी मुझे ये काम करना तो बहुत ही सुचिता के साथ करना है तो हम पॉटी कैसे जाएं, तो पॉटी का प्रेशर रोक लेते हैं। तो यूरिन का प्रेशर बहुत सारे लोग रोक लेते हैं। जैसे मान लो मीटिंग वगैरह में हैं, कई सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ पर उनको मीटिंग छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कई सारे होते हैं कि मैं काम निपटा लूँ, या कई बार हमारी क्या होती है आदतें होती हैं जिसकी वजह से हम यूरिन के प्रेशर को होल्ड करते हैं। बाथरूम नहीं साफ है, जहाँ पर जाना है वो हाइजीन नहीं है, हमारे मन माफिक नहीं है, सो हम नहीं जाएंगे। इसी तरह पॉटी के प्रेशर को कई सारी वजहों से रोक लेते हैं। फिर कुछ लोग को रहता है कि आंसू आ रहा है, रोना आ रहा है, बट हम नहीं रोएंगे क्योंकि दुनिया हमें समझेगी कमजोर है, तो उस चक्कर में हम अपने आंसू के बेग को भी रोक लेते हैं। तो बहुत सारे लोग को इस तरह की आदतें होती हैं। और कई सारे लोग को यामिंग आ रहा है तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड हम लोग फील नहीं करेंगे, तो वो क्या करते हैं यामिंग मतलब जमाई आ रही है बट रोक लेंगे। या लोग हमें सोचे कि हम बहुत अलर्ट हैं इसलिए हमें जमाई आ रही है लेकिन हम रोक लेंगे। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी नेचुरल अर्जेज है, जैसे छींक आती है कई बार रुक जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि बोलते हैं नहीं सूरज की तरफ देख लो कुछ टाइम तक अपने आप आ जाएगी, या कुछ ऐसा सुन लो जिसकी वजह से छींक आ जाएगी। तो हम लोग ये सारे नेचुरल अर्जेज रोकते हैं। कई बार होता है कि सिचुएशनल रोकते हैं, कई बार होती है कि हमारी हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं चलता ये प्रॉपरली जो भी अर्जेस हैं आ भी रही नहीं आ रही हैं। और जब इन नेचुरल अर्जेस को आप होल्ड करते हो तब आपको बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र एकदम क्रिस्टल क्लियर कहता है रोगा सर्वेपि जायन्ते बेग उदीरण धारण है। मतलब सारी बीमारियों की जो जड़ होती है, कोई सी भी नेचुरल अर्जेस को बेवजह निकालना, जैसे हमें नौजिया टाइप का लग रहा है लेकिन हम बेवजह वॉमिटिंग कर देते हैं, या हमें आ रहा है तो हमने रोक लिया। तो कोई भी नेचुरल अर्जेस जो हैं उनको आपको बेवजह सप्रेस नहीं करना, मतलब अंदर होल्ड नहीं करना है और प्रेशर के साथ ही या ऐसे ही नहीं निकालना है। तो जो चीज़ निकलना चाहती है सिर्फ हमें उसको निकालना है। इसी तरीके से सीमेन के प्रेशर को भी बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या कुछ और भी सर्कमस्टांसेस। तो आप ये देखेंगे ये हैं तो चीज़ें बहुत छोटी छोटी, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों को कॉज करती हैं। और इसी वजह से इस आज के सेशन को लेने का, और मैंने बहुत टाइम से सोच कर रखा था कि इस सेशन को लेंगे क्योंकि नॉर्मली ये जो चीज़ है आपकी हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है और हमें पता नहीं होता है, और हम अपनी कुछ वजहों से इसको रोकते रहते हैं। जैसे मैंने आप लोग को शुरू में ही सारी चीज़ें बताया, तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसी भी नेचुरल अर्जेस को ना हमें होल्ड करना है, ना हमें धारण करना है, और ना ही हमें बलात् निकालना है अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो, ठीक है। अब क्या है कि हमारे शास्त्र के हिसाब से अगर ध्यान देंगे तो हमारे शास्त्र में क्या है कि अलग अलग बेगों के धारण करने से अलग अलग बीमारियां होती हैं, इसलिए उनके बारे में भी क्लिस्टर केयर बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फिजिशियन के लिए है, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है, क्योंकि आयुर्वेद की जो लैंग्वेज है या जो भाषा है इतनी टफ नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है कि मैं खुद उसको और भी बहुत ज़्यादा ईजी वे में या जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में आप समझ पाते हैं उस लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ एकदम सिंपल सी बात है, कोई लगातार कॉल कर रहा है तो प्लीज़ आप इस तरीके से कॉल नहीं करो, मैं यही कहूँगी। चलिए बात करते हैं, एक सेकेंड। तो बात हम सिंपली कर रहे हैं कि क्या क्या है। जैसे नवान्न बेगान धारणी अध्याय होता है, जो लोग भी फिजिशियन लोग जुड़े हैं उन सारे लोग को पता है कि नवान्न बेगान धारणी मतलब किन बेगों का धारण नहीं करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र में कितने तरह के बेग हैं उनका एकदम क्रिस्टल क्लियर वर्णन है। चरक में ने भी डिफाइन किया, सुश्रुत ने भी डिफाइन किया, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि इन नेचुरल अर्जेस को आपको होल्ड नहीं करना है या इनको बेवजह नहीं निकालना है। तो 13 बेग वो है, प्लस हमारे सुश्रुत जी ने एक अलग से बेग माना है 14
14वां बेग माना है जो हमारे खान पान की वजह से होता है, तो वो भी है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो यूजी के बच्चे जुड़े हैं या जो एआईपीजीटी इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं या कोई और भी एग्जाम देते हैं, तो अगर आपके पास कभी भी आ जाता है कि कितने अर्जेस हैं जिनको नहीं रोकना चाहिए, जिनका धारण या उदीर्ण बलात् नहीं करना चाहिए, तो टोटल अगर आप कहोगे तो टोटल 14 होते हैं, क्योंकि सुश्रुत जी ने 14 माने हैं, 13 + 1 दैट इज 14। तो ये आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा बच्चे खास करके कई बार होता है कि जुड़ते हैं या लोग सोचते हैं ये सुन रहे हैं तो काम भी आना चाहिए, है ना, एग्जामिनेशन के पर्पज से। वीणा गुलशा जी राम राम। तो वो सारे बेग कौन कौन से हैं वो भी मैंने एक चैप्टर ले रखा है, आप लोग जा करके पूरा सुन लीजिएगा, आप लोग को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अभी बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर जो बेग है या जो उदावर्त की डिफिनेशन है, एक्चुअली उदावर्त होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि हमारी बॉडी में जो वात पित्त कफ के अपने तरीके हैं काम करने को, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से वात भी 5 तरह का है, पित्त भी 5 तरह का है, कफ भी 5 तरह का है, और उनमें जो भी वायु है मेनली वात ही चलायमान है या चलती है, पित्त और कफ तो चलते नहीं। तो वात का जो नेचुरल तरीका है या जिस तरीके से वो रन होनी चाहिए, प्राण वायु कैसे चलना है, अपान वायु को कैसे चलना है, उदान वायु कैसे चलनी है, मतलब जितनी वायु है सिंपल लैंग्वेज में तो हम ये समझ लेते हैं कि वायु की जो गति है उसकी गति के अगेंस्ट कुछ भी अलग सा हो जाता है। मतलब जो जिसका नॉर्मल तरीका है चलने का, काम करने का, जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो हमेशा गाड़ी आप कैसे चलाते हो, फॉरवर्ड ही चलाते हो, लेकिन कभी कभी हमें बैक भी जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर ये है कि जो भी आपका वात है या जो भी दोष है जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से वो नहीं चल रहा, उल्टे तरीके से चल रहा है, तो चाहे वो मतलब बैक भी चल सकता है, ऊपर जाना था तो नीचे जा रहा है, वो नीचे जाना था तो ऊपर जा रहा है, या उल्टा पुल्टा अंदर ही अंदर घूम रहा है, तिर्यकगामी जिसके लिए वर्ड शास्त्र हमारा यूज करता है। तो ये सारे ही कंडीशंस को इनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी के अंदर जब वात अपने तरीके से उल्टा पुल्टा हो गया, सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो दैट इज नोन एज दी उदावर्त। तो जितने बेग होंगे उन सारे बेगों को धारण करने से एक तरह का अलग अलग तरह का उदावर्त होगा। तो इस पर मैं सेशन लेना चाहती थी, काफ़ी टाइम से मैंने सोच कर रखा था, क्योंकि कई बार हम लोगों से पूछते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने कहा चलो आज बता देते हैं, या लोग करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा अच्छा पर्टिकुलर इस प्रेशर को या इस नेचुरल अर्ज को हमने होल्ड किया है या बेवजह निकाला है और इसकी वजह से हमें ये बीमारी हुई है। क्योंकि जब हमें पता रहेगा तब तो हम फॉलो कर पाएंगे, हमें जब पता ही नहीं तो हम फॉलो कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी शर्त हो जाती है। तो इस वजह से आज इस चीज पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे से क्लियर कर लीजिएगा कि जो भी आपके नेचुरल अर्जेस होते हैं उनको जिस तरीके से निकलना चाहिए, अगर उस तरीके से नहीं निकल रहे हैं या उस तरीके से नहीं मूव करें देन दैट इज नोन एज उदावर्त। तो उदावर्त की डेफिनेशन में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अश्रुस्राव वगैरह है, अगर आप कोरोना आ रहा है, यामिंग को रोक रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप सोचोगे बड़ी सिंपल सी चीज़ें मैं क्यों बता रहे हैं, हालांकि शास्त्रगत है पूरी, मतलब शास्त्रगत मतलब कि बड़ी टिपिकल लैंग्वेज में, लेकिन सिंपल से लैंग्वेज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेजॉरिटी लोग की आदत होती है ना, कई सारे लोग हम कमजोर लगेंगे, सो नहीं रोते, कोई देख न ले इसलिए नहीं रोते, या कई बार फीमेल्स के साथ होता है हमारा मेकअप खराब हो जाएगा सो हम नहीं रोते हैं, या हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं रहेगा, अभी दिखना है बड़ा डल सा नहीं दिखना है तो सो नहीं रोएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इंसान जितना रोना जानता है वो उतना मजबूत होता है, क्योंकि आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं उस रोने के साथ निकल जाते हैं। तो वेदर यू आर अ मेल फीमेल, बच्चे हो बड़े हो कुछ भी हो, अगर रोना आता है तो प्लीज रोइए, कभी आंसू के बेग को नहीं रोकना होता है, क्योंकि उससे हार्ट डिसीज होती है, वो हम आगे आपको बताएंगे। वो चीज़ है यामिंग है, यामिंग के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सुश्रुत ने एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ, सो मैं इसी वजह से बात करें, क्यों बताया हुआ शास्त्रकार ने, क्योंकि उनको भी पता था कि लोग इस तरह की लाइफस्टाइल लीड करेंगे कि दिखावे की जिंदगी जिएंगे और उसमें अपने नेचुरल अर्जेस को भी होल्ड करेंगे। तो रोना आ रहा तो रोएंगे नहीं, अगर जमाई आ रहे तो रोएंगे, दिखाए जमाई नहीं मारेंगे या जमाई को इस कदर मारेंगे कि जमाई रही नहीं जाएगी, मीन्स उस अर्ज को भी आप कह सकते हो कि मैनिपुलेट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट दिखना है, तो अलर्ट दिखना है तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लीजिए ना। इसका मतलब है थोड़ी किसी नेचुरल अर्ज को आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। बट यामिंग इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो देखो नाम से ही होता है कि अपने को भी यामिंग आने लगती है, जब नाम लेते हैं तो उतने तक से होता है, इसका इतना ज़्यादा रिफ्लेक्स होता है, तो प्लीज़ उसको मत करें। तो उससे क्या होता है कि जो नेचुरल तरीका था वात को निकलने का वो कोष्ठगत हो जाएगा, आकर एब्डोमेन में आ जाएगा, और उसकी वजह से अपान वायु जो होती है आपकी वात का एक 5वीं टाइप होती है, दैट इज अपान वायु, जो मेनली नीचे के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे यूरिन
का निकलना है, चाहे स्टूल का निकलना है, चाहे इन द केस ऑफ फीमेल पीरियड का जो फ्लो है, ब्लड फ्लो उसको निकलना है, सीमेन को निकलना है इन द केस ऑफ मेल, और एक बच्चे को निकलना है। तो ये पांचों तरह के जो कार्यक्रम होते हैं या कार्यक्रम है या पांचों तरह की एक्टिविटीज हैं इन आवर ह्यूमन बॉडी, ये सारी एक्टिविटीज उस अपान वायु के थ्रू होती है। मीन्स सोचो आपकी ये पांचों वायु प्रकोपित हो जाएगी तो मतलब पांचों तरह के फंक्शन उस वायु से प्रकोपित हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में कितना प्रॉब्लम आएगी। और यामिंग इतना सिंपल सी चीज है, हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो जब कभी भी आप यामिंग रोक रहे हैं या रोना रोक रहे हैं, मतलब जमाई आ रही है या रोना आ रहा है, आप उसको रोक रहे हो या बेवजह निकाल रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, अब जैसे एक्टर्स वगैरह हैं, वो बेबात का ही सब सारी चीजें करते हैं क्योंकि उनको उसके पैसे मिलते हैं, बट उसकी वजह से भी उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसकी वजह से आपको उदावृत की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत जरूरी चीज थी, सो मैंने इसके भी बारे में बात करी। ये हमारे सुश्रुत जी की बात थी। फिर विजय रक्षित जी जो हमारे माधव निदान के हैं टीकाकार, आपको पता ही है विजय रक्षित जी हैं, तो उन्होंने कहा जितने भी अधारणी बेग जो आपके 13 थे, 13 दिन 14 सारे बेगों का धारण करोगे तो उससे आयु जो होती है, वायु जो होती है, मतलब सिंपल वात जो है उसका एक चैनल है या एक तरीका है, लेकिन उसके सामने एक लेयर पड़ जाएगी। तो लेयर पड़ जाएगी तो सही से दिखेगा नहीं, तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये जिस तरीके से चल रही थी उसके उल्टे तरीके से चलेगी, एंड दैट इज नोन एज ए उदावर्त। तो उदावर्त की दोनों डेफिनेशन दे रखी है। जो यूजी के बच्चे जुड़े हैं वो याद रखेंगे कि यहां से हो चाहे वहां से हो, सिंपल लैंग्वेज में वात की जो है प्रतिलोम गति हो गई है, विलोम गति हो गई है, या जिस तरीके से उसको चलना चाहिए था उस तरीके से नहीं चल रही है, तो दैट इज नोन एज दी उदावर्त। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, उन सारी वजहों के बारे में भी आज बात करेंगे। या पर्टिकुलर जो भी वेग धारण है उनको धारण कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जो फिजिशियन जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और जो नॉर्मल लोग जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक है, अब इसमें अगर आप सोचोगे उदावर्त की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो अगर बात करोगे तो उसमें उदावर्त की वजह से या हमने जो नेचुरल अर्जेस को होल्ड किया, उन नेचुरल अर्जेस को बेवजह चाहे होल्ड किया या बेवजह निकाला, मतलब बलात् निकालना, फोर्सफुली निकाल रहे हो या फोर्सफुली होल्ड कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको बस्ती प्रदेश है, मतलब ब्लैडर है, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, आपके हार्ट में प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ी बात है, समझो आजकल इसीलिए हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी लोग आज के डेट में नेचुरल अर्जेस को, कुछ लोग हैं बेवजह होल्ड करते हैं, कुछ लोग बेवजह निकालते हैं। मतलब कुच्छी है, मतलब पेट है, उधर है पेट, पृष्ठ पार्श्व, सारे जगह में क्या होता है, पीड़ा होती है, पेन होता है। तो आपने कई सारे लोग को देखा भी होगा कि इस तरह के पेन वगैरह होते हुए कंडीशन उनको फील भी होती है, जो लोग की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है उनको फील हो जाता है। और उसके अलावा आदमान होता है, पेट फूला फूला सा रहेगा, रिलैक्स होगा, नौजिया टाइप की फीलिंग होती है। तो नोटिस करिएगा कभी ऐसा हुआ कि आपने पॉटी के बैग को धारण किया हुआ, मीन्स पॉटी लगी थी लेकिन आप गए नहीं हो काफी टाइम से क्योंकि आप बाहर फंसे हुए थे, उसके बाद आपको नौजिया टाइप की फीलिंग हो रही है, पेट फूला हुआ है, उसमें प्रिकिंग पेन हो रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि मैंने अपने किसी नेचुरल अर्जेस को रोका हुआ था, इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ। और हमारे शास्त्र में और भी वजहें इसकी बताई गई हैं, या जैसे ये जितने नेचुरल अर्जेस निकलना चाहते हैं उन नेचुरल अर्जेस के निकलने के अलावा भी क्या क्या कर रहे हैं। रेणु जी नमस्कार जी। तो जैसे मान लो आज की डेट में क्यों मैं इन सारी चीज़ों की बात करूं, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं और हमें ये कोई बताता नहीं। पुराने टाइम में देखेंगे बताया गया था कि इस पर्टिकुलर काम को छोड़कर इस पर्टिकुलर काम को करना है क्योंकि ये काम इससे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं इसका एक बार शास्त्रगत वर्णन बता दूंगी कि किससे कौन चीज़ कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी में होती है, बट हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जो भी वर्क होते हैं सिर्फ उनको प्रायोरिटीज़ में काउंट करते हैं। जो हमारी बॉडी की नेचुरल अर्जेज होती हैं, सबसे पहले हमें अपनी बॉडी की नेचुरल अर्जेज या नेचुरल ज़रूरतों के पीछे ध्यान देना होता है कि अगर यूरिन निकलना चाह रही, पॉटी निकलना चाह रही, जमाई आ रही, छींक आ रही, नींद आ रही है, कुछ भी इस तरह की सारी चीज़ें हो रही है तो हमें उनका ध्यान देना होता है। अब आप कहोगे कि मैम इससे तो हम आलसी हो जाएंगे, इससे आप आलसी नहीं होते हैं, इससे आप और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। जो नालायक इंसान है ना वो सिर्फ आलसी हो जाएंगे कि नहीं उनको एक बहाना मिल जाएगा, लेम एक्सक्यूजेस। मैं कहती हूँ ना, हर काम करने का सिर्फ एक बहाना होता है, करना है, नहीं करने के 1000 बहाने होते हैं। तो लेम एक्सक्यूजेस वही लोग खोजते हैं जिनको नहीं करना होता, वो अपनी बॉडी को, अपनी दिनचर्या को, अपनी हर चीज़ को उस हिसाब से अलाइन करते हैं। इमरजेंसी इज डिफरेंट सिचुएशन, और इमरजेंसी कभी काल को होती है, इमरजेंसी रोज के नहीं होती, इमरजेंसी हमेशा के नहीं होती। इमरजेंसी मीन्स दैट इज रेयरेस्ट रेयर कंडीशन, बट लोगों ने आज की डेट में रेयरेस्ट रेयर कंडीशन को डेली का या जनरल कंडीशन बना लिया। तो प्लीज इस बात को भी समझने की कोशिश करिए।
तो कटु तिक्त कषाय भोजन हमारे शास्त्रकार चरक जी ने साफ साफ लिखा है कटु तिक्त कषाय। आज की डेट में क्यों है? आज की डेट में मेजॉरिटी लोग हैं भाई हमें बड़ा फिटनेस फ्रीक बनना है तो हम मीठा नहीं खाएंगे, तो मीठा से बहुत सारे लोग दूर रहते हैं। फिर कई सारे लोग फिर आलू नहीं खाते हैं, शुगर के कोई भी आइटम नहीं खाएंगे। फिर कुछ लोग की हद हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट वाले भी कोई भी आइटम नहीं खाते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके ब्रेन को मेनली ज़रूरत शुगर में भी ग्लूकोज के फॉर्मेट की होती है। उस ग्लूकोज से एनर्जी लेता है, मतलब बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं या कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उससे वो नहीं लेता है, नहीं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी लेना चाहता है। तो वहीं पर बताने की जरूरत है एवरीथिंग इज एक नॉमिनल, एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होनी चाहिए, या कहते हैं ना बैलेंस कंडीशन। तो बॉडी में भी हर चीज़ के लिए बैलेंस होनी चाहिए, लोग अति कर देते हैं। तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ। तो वो क्या करते हैं, बड़ा रुक्ष तीखा मीठा कड़वा टाइप का खाने लगे हैं बहुत सारे लोग। तो वहां पर आता है कि कटु तिक्त रसाय कषाय, और साथ में क्या होता है वृक्ष भोजन ड्राई जो है, मतलब बिल्कुल भी उसमें घी नहीं तेल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बड़े शौक से बताते हैं कि हम तो जी नो ऑयल नो घी वाला फूड खाते हैं तो हम तो बहुत फिट है। वो दिखते फिट है, और फिर आप देखते हैं कुछ टाइम बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर हो जाता है। तो प्लीज़ ये चीज़ नहीं करना। आपको सब चीज़ें खानी है, मात्रा में खानी है, मीन्स लिमिट में खानी है, और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खानी है। और उसके बावजूद कुछ नहीं खा पा रहे तो अपने फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको एक आयुर्वेदिक फिजिशियन बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो वहीं पर है ये चीजें। अधारणीय भेगों का धारण करना, जितने भी नेचुरल एलर्जीज होते हैं जिनका धारण नहीं करना होता है उनको आप बेवजह निकाल रहे हो या बेवजह होल्ड कर रहे हो। और अभोजन खाना नहीं खाना, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा फास्टिंग वोस्टिंग करते हैं, तो उन सारी वजहों से भी। और क्वाइटस करना, एक्सेसिव क्वाइटस आप चाहे कर रहे हो, चाहे आपको यूरिन का बेग या पॉटी का ब्रेक आया हुआ और उसमें भी आप क्वाइटस करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उन सारे वजहों से क्या होता है, अपान वायु प्रकपित हो जाती है। जो हमने बताया कि उसके 5 फंक्शन है, वो पांचों फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और उसका मेन प्लेस हमारे आयुर्वेद के हिसाब से पक्वास है, मीन्स लोअर इंटेस्टाइन है, लोअर पेल्विक रीजन को सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए वो रीजन है। तो उस रीजन में जो होता है कि वहां पर भाई जब कोई चीज होगी ना, बॉडी में हर चीज की बड़ी फिक्स जगह बनी है, तो कोई एक आएगी तो पक्का सी बात है दूसरे की जगह को ऑक्युपाई करेगी। जब दूसरे की जगह को ऑक्युपाई करेगी तो रास्ता सही से चल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा है नहीं कि आपका रास्ता यहाँ से रुका तो इधर से आप मुड़कर चल देंगे। बॉडी भी ट्राई करती है इधर से उधर चलने के लिए, लेकिन बॉडी में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है। आपकी बॉडी का फिक्स शेप है, ये नहीं कि आपने अभी इतना ज़्यादा खा लिया तो पेट इधर निकल जाएगा, अभी कम खा लिया तो पेट इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सारी जो उल्टी पुल्टी हरकतें होती हैं, जो हमारी मतलब कि चाहे कह दो कि आलसपना होता है या लापरवाही होती है या हमें नहीं पता होती है, इन सारी वजहों से आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और उसकी वजह से फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और वो बीमारियां ऐसा नहीं होती कि आज आपने किया और कल हो गई, वो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो बहुत जो लंबा समय लेती हैं उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता, बट जब आपको समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ फॉलो करेंगे। तो मैं चूंकि कहती हूँ ना, दिस इज अवेयरनेस सेशन, और इसी वजह से मैं ये सारी बातें आपको इतना क्रिस्टल क्लियर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या कह सकते हो ना इतनी लेमन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ बताइएगा, मैं और भी इसको जनरलाइज करने का या सिंपल करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैं आज ये सारी चीज़ें बता दी। अब अगर ये सोचोगे कि ये टोटल कितने हैं तो क्या क्या चीज़ों का है, तो वात है, मतलब अगर फार्टिंग आ रही है, अगर आपको लगता है कि मतलब अपान वायु निकलना चाहती है, फार्टिंग निकलना चाहती है, अपान वायु नॉर्मली हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ कर देते हैं, बट आपको फार्टिंग निकलना चाहता है, अधो वायु निकलना चाहती है, वो चीज़ है। वृण है, मतलब पुरीश निकलना चाहता है, स्टूल है, मूत्र है, यूरिनेशन आपको लग रहा है लेकिन आप जान नहीं पा रहे हो, जिम्बा है मतलब यामिंग है, अश्रु है, अगर रोना चाहते हो तो आंसू का बेग है, छवथु है, मतलब अगर आपको छींक आ रही है उस तरीके से, उद्गार है मतलब आपको वॉमिटिंग, डकार आ रही है इस तरीके से, वमी मतलब वॉमिटिंग हो गई। और साथ में इन सारी चीज़ों के प्रेशर्स को अगर आप होल्ड करते हो या बेवजह निकालते हो तो दैट इज नोन एज दी उदावर्त। तो आपके कितने टाइप के बेग थे वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। उसके अलावा क्षुत है, मतलब अगर आपको भूख लगी है, भूख के बेग को आपने रोक रहे हैं। तृष्णा मतलब प्यास लगी है, आप उसके बेग को रोक रहे हैं। कई सारे लोग की आदत होती है बहुत टाइम से प्यास लगी लेकिन पानी पी नहीं रहे, वो सुबह से मरे जा रहे हैं, मतलब अंदर हालत है, लेकिन कौन उठकर, कितने आलसी भी होते हैं कुछ लोग कि उठ करके पानी भी नहीं ले सकते हैं। या ठंड का मौसम है तो कौन पानी गर्म करेगा भाई, इस वक्त तो गर्म पानी पीने को चाहिए, ठंडा पानी पियेंगे तो हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन इतने आलसी है कि बिस्तर में बैठे रहेंगे, कोई और आएगा तो देगा, भले प्यास लगी हुई है।
श्वास है, जैसे कई बार होता है ना, आप सीढ़ी उड़ी चढ़ते हैं तो उसके बाद सांस चढ़ती है, तो बहुत सारे लोग को होता है ना कि नहीं मुझे अपने आप को दिखाना है, आई एम टू मच फिजिकली फिट एंड फाइन, तो उस वजह वो सांस का वेग जो आता है उसको भी रोक लेते हैं। तो कभी ये काम मत करिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो तो दिखावे की जिंदगी नहीं जीना है। निद्रा, नींद लगी है लेकिन हम उसको मतलब छोड़ेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानती हूँ जो एमएनसी वगैरह में जॉब करते हैं या इस तरह के खास करके फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, उनके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उनका स्लीप का पैटर्न जो है डिस्टर्ब हुआ रहता है या स्लीप आ रही है, लेकिन हमें ये काम निपटाना है, मतलब अपने आपको डिसिप्लिन नहीं करेंगे बट अपने नेचुरल अर्जेस को डिसिप्लिन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। वो जब निकलना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको निकलने दीजिए, वहाँ पर कुछ नहीं करिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप इन प्रेशर्स को होल्ड करते हो तो उदावर्त की वजह होती है, उदावर्त जनरेट होता है। नॉर्मली लोग सिंपली डकार को बस लेते हैं, बट आप ये समझ लीजिए आपके जितने नेचुरल अर्जेस हैं उनको रोका तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब उसकी वजह से तकलीफें क्या क्या होंगी, तो बहुत सारे जिस तरह के मतलब आपने जिस तरह के प्रेशर को, जिस तरह के अर्ज को होल्ड किया है या जिस तरह के अर्ज को बेवजह निकाला है, बलात् निकाला है, फोर्सफुली निकाला, उसकी वजह से उस तरह की तकलीफ होंगी। तो यहाँ पर हम टोटल बात करेंगे। सबसे पहले अपान वायु या फार्टिंग की बात करेंगे। तो अपान वायु को मैंने बता दिया था कि 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। यूरिन का निकलना चाहती है, स्टूल निकलना चाहता है, इन द केस ऑफ फीमेल पीरियड का फ्लो, ब्लड फ्लो है वो निकलना चाहता है, इन द केस ऑफ मेल सीमेन निकलना चाहता है, और इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर सम टाइम बेबी को भी निकलना होता है। बेबी भी फॉरेन बॉडी की तरफ आपकी बॉडी के लिए वर्क करती है। 9 मंथ का ड्यूरेशन प्रकृति ने दिया है, तो उस 9 मंथ के ड्यूरेशन के बाद में जब डिलीवरी होने का वक्त है, बॉडी जब सही से हो गई है तब वो निकलना चाहती है, तो उस चीज़ को निकालेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता कि अगर उससे ज़्यादा होल्ड हो जाएगी तो आपको पता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये 5 तरह के फंक्शंस हैं। तो अगर आप फार्टिंग वगैरह के बेग को रोकते हो या इन चीज़ों के बेग को रोकते हो तो उससे अपान वायु प्रकपित हो जाती है। 5 में से किसी भी चीज़ को रोक रहे हो। हालांकि आजकल अब मेंस्ट्रुअल कप बना हुआ है, तो मैं बताऊं मेंस्ट्रुअल कप में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं मेंस्ट्रुअल कप को नहीं प्रमोट करती हूँ, ना हमारा शास्त्र कहता है, ना पहले लोगों ने किया है। और आजकल लेडीज़ खास करके फीमेल्स हाइजीन पर्पज से या किसी और वजह से यूरिन के प्रेशर को रोकती हैं, और उसकी वजह से जितनी भी मैंने आज तक 1.5-2 साल 2.5 साल से मैं एक पैनल से भी अटैच हूँ, वहाँ पर भी, और मेरे पर्टिकुलर भी पेशेंट्स के मैं हमेशा जब भी केस टेकिंग करती हूँ, जब कभी भी पीरियड के प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो मैं तुरंत पहला क्वेश्चन पूछती हूँ इनफर्टिलिटी का क्या आप यूरिन के बेग को होल्ड करते हैं। तो मेजॉरिटी लोग के ऑप्शन होते हैं यस। भले गाहे बगाए लेडीज़ की आदत होती है कि काम कर रहे हैं, किचन में सब्जी जल जाएगी या ये काम हो जाएगा वो हो जाएगा, कई सारे ऑफिस के होते हैं, कई बार हम घर से बाहर थे, तो बहुत सारी वजह मिलकर के, लेकिन एंड रिजल्ट यही होता है कि आप यूरिन के प्रेशर को होल्ड करते हो और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपने यूरिन के प्रेशर को होल्ड किया तो अपान वायु मतलब प्रतिलोम हो गई, जो तरीका था उस तरीके से मूव नहीं करेगी, तो जो उसके फंक्शंस रहेंगे वो सारे डिस्टर्ब होंगे। मेल में हो तो मेल के फंक्शन सारे डिस्टर्ब रहेंगे, फीमेल हो तो फीमेल में, क्योंकि सीमेन और आर्थो एक जैसे मतलब पीरियड फ्लो 2 चीजें डिफरेंट होंगी, बस 2 ही चीज एटलीस्ट, तो 4 तो सब में, दोनों में मेल और फीमेल दोनों में डिस्टर्ब होंगी, है ना। तो उसकी वजह से होता क्या, जब अपान वायु प्रकोपित हो जाती है तो उसकी वजह से आधमान होगा, मतलब पेट फूला फूला होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि अगर यूरिन के प्रेशर को लंबे टाइम तक आप होल्ड करिए तो लोअर एब्डोमेन ऐसे आगे से निकल जाता है। खास करके जो लोग भी जीन्स वगैरह पैंट पहनते हैं वहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर फील होता है। अब क्या है, बहुत खुली सलवार पहनी तो उसमें आपको फील ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने बहुत अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े पहने हुए हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर पता चलेगा, यस मैंने यूरिन का प्रेशर होल्ड किया था, सो ये बॉडी अभी इस वक्त आगे निकले। तो आधमान होता है, शूल होता है, कई बार पेन भी आपको होता है, और बहुत सारे लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं या फील किया होगा तो उनको पता होता है अच्छा मैंने अभी यूरिन का प्रेशर होल्ड किया था। हृदय मतलब कई बार इतना भी ज्यादा हो जाएगा कि आपको अपना हार्ट पर भी भारीपन लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से होगा तो ऊपर जाना कोशिश करेंगे, आप वो नीचे निकलना चाहती थी। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि कोई चीज नेचुरली वे में निकल रही थी, नहीं निकलने दिया है तो ऊपर तो जाएगी और ब्लड में भी फैलती है, इसलिए हर चीजें नुकसान करती हैं। शिरोरुजा, तो आपको हेडेक वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, कई सारे लोग इस तरह की चिंता, और श्वासम कई बार सांस भी चढ़ने लगती है, क्योंकि ऊपर जब जाएंगे तो डायफ्राम ऊपर जाना शुरू करेगा, मतलब तब आपको फील होगा। सबसे अतीव हिक्का, बहुत तेज हिचकी आना शुरू हो जाती है, कास हो जाता है, मतलब सोचो कफिंग के वगैरह की प्रॉब्लम है तो भी देखिएगा। खास करके जो भी यहाँ पर टीचिंग फैकल्टी से हैं, टीचिंग फैटर्निटी से हैं, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि क्लासरूम नहीं छोड़कर जा सकते, चाहे वो छोटी क्लासेज हैं चाहे बड़ी क्लासेज हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के टीचर हैं कि भाई हमारा इतना ड्यूरेशन है तो हम नई क्लास को छोड़ेंगे। उनकी आदत होती नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, हम अपनी क्लास में कहीं नहीं मूव करते, तो यूरिन के प्रेशर को होल्ड करते हैं। और अब बता रहे हैं देखो कास, और मेजॉरिटी टीचिंग फैकल्टी को कास की जब तकलीफ होती तो कहते हैं कि हमारा तो काम ही है कि बोलना
बोलना है इस वजह से हमको खांसी आ रही है, नहीं बोलने का वजह नहीं है, मेन जिम्मेदार शायद वजह अंदर आपकी अपान वायु प्रकोपित हुई है, शायद यूरिन पॉटी उस तरह के प्रेशर को आपने होल्ड किया, सो दैट इज द कॉज ऑफ दैट। प्रतिस्याय होता है, जुकाम वगैरह की बहुत तकलीफ रहती है कुछ लोग को, तो जिन लोग को भी इन चीजों की तकलीफ होती है, मैं क्यों आज बात कर रही हूँ कि अगर आप देखिए क्या इनमें से ये साइन सिम्टम आ रहे हैं और आपको ये जो 5 फंक्शंस हैं उन 5 फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन को बेवजह आप डिस्टर्ब कर रहे हो, या 2 को डिस्टर्ब कर रहे हो, या 3 को, क्योंकि यूरिन और पॉटी तो हर किसी में है, फार्टिंग भी हर किसी में, दैट इज 3 तो फिक्स ही है, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल। तो ये 3 फंक्शंस में किस फंक्शन को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, किस फंक्शन को आप रोक रहे हो, होल्ड कर रहे हो, बेवजह निकाल रहे हो। गलग्रह होता है, गला बैठा ऐसा रहता है, मैंने कई सारे ऐसे टीचिंग जॉब वालों को जानती हूँ, सो मैं कह रही हूँ। बलास पित्त प्रसरस्य, तो इस तरह की सारी तकलीफें होती हैं घोरम, और उसकी वजह से पित्त और कफ भी सारी चीज़ें कुपित हो जाएंगे। अपानो वृद्धि स्वमार्ग, और कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, उनको वॉमिटिंग टाइप का फील होगा, या उनकी मुंह से निकलना चाहेगा पॉटी टाइप का, या सिंपल सा कह सकते हो वॉमिटिंग इतनी गंदी से स्मेल वाली वॉमिटिंग निकलती है, तो वहाँ पर भी ये बहुत बड़ी वजह होती है। तो जब भी आप अपान वायु के वेग को रोकते हो या अपान वायु प्रतुलित होती है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारे सुश्रुत जी ने कहा। उसके अलावा अष्टांग हृदयकार हमारे वाग्भट जी क्या करें, गुल्म की तकलीफ होती है, मतलब पेट में गोला अफारा जैसा बना रहता है। दृष्टि अग्निबद्ध होता है, बंद होता है, मतलब आपकी आईज पावर में भी कमी आती है, दृष्टि जो है आपकी आइस वो भी है, और उदावर्त जो है डकार वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है। तो जब कभी भी आप अपान वायु के वेग को रोकते हो तब इस तरह की सारी सिचुएशंस आती है। तो आप लोग इस चीज़ को बड़ा ध्यान से फिर से दोबारा से सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ से आपको किस किस चीज़ों की तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो ये तो था कि आपने जब फार्टिंग का वेग मतलब रोका है तो उसकी वजह से आपको क्या क्या तकलीफ हुई है। फिर वहीं पर अगर बात करूँगी मैं पुरुष की, अगर बात करोगे, अगर आप पॉटी के प्रेशर को रोकते हो तो क्या क्या होता है। तो पॉटी के प्रेशर को भी रोकने से आपको आटोफ फील होता है, मतलब पेट फूला फूला लगता है, पेन फील होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, लगभग जैसा परिकर्तन होता है, मतलब एनल रीजन में लगेगा जैसे कुछ काट रहा है, और संग पुरुष से एक साथ, मतलब वात और पुरुष दोनों निकलने की कोशिश करेगा, मतलब हवा खुल रही है और हवा खुलने के साथ में पॉटी भी निकल गई। तो अगर आपको ऐसा होता है कि हवा खुलने के साथ पॉटी निकल जाती है तो देखिए कहीं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं ना मेरे को एयर निकली साथ में मैम थोड़ी सी पॉटी निकल गई, इसका मतलब आप पॉटी के प्रेशर को होल्ड करते थे, या चाहे जब भी होल्ड किया है अब वो बॉडी में नजर आना शुरू किया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप पॉटी के प्रेशर को होल्ड करते हैं, तो ऐसा होता है। और गुड़गुड़ शब्द होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं इसको, हमारे डन्नड़ जी ने कहा है। उधर आप पूरा मतलब पेट भरा भरा सा लगेगा बहुत ज़्यादा। चरक ने कहा पिंडिको वेस्टर्न वर्ड इन्होंने साफ साफ कहा, पिंडिको वेस्टर्न का मतलब होता है काफ मसल्स में पेन होता है। तो अगर आपके काफ मसल्स में पेन होता है तो वहाँ पर मैं 2 ही वजह कर सकती हूँ। काफ मसल्स में पेन उन लोग को होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या सिंपल सी बात है कि उनको पॉटी जब आई होती है तो उसके प्रेशर को नेचुरली मतलब बेवजह होल्ड करते हैं या बेवजह निकालते हैं, तो उन सारे लोग को इस तरह की तकलीफ होती है। अष्टांग हृदयकार ने कहा है प्रतिश्याय की तकलीफ होती है, मतलब आपको जुकाम वगैरह की तकलीफ होती है और हार्ट के ऊपर कुछ भरा भरा सा लगता है। तो अभी आपने देखा अपान वायु में मतलब फार्टिंग के वेग को रोका था तब ऐसा हुआ था, और इसी तरीके से जब आप पुरुष के वेग को यानी पॉटी के प्रेशर को होल्ड करते हो या बेवजह निकालते हो तो वहां पर भी लगता है। वात वर्चो अप्रवर्तनम, तो ऐसा लगता है कि मुंह से भी निकल जाएगा। और कई बार देखते हैं बहुत सारे लोग जब डकार लेते हैं या उनके मुंह की जो स्मेल होती है वो बहुत गंदी सी स्मेल होती है, तो वो सारे पेशेंट्स के साथ में उदावर्त की प्रॉब्लम होती है। और बैक हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो उनको पॉटी के प्रेशर को होल्ड करने की आदत होती है, और उससे धीरे धीरे उनको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू होता है, हेडेक होता है, और साथ में आधमान पेट फूला सा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रकारों ने वर्णन किया है। आप देखिएगा आप में कौन सी चीज़ है या नहीं है, ना होने पाए तो उसके लिए इसको फॉलो करना ज़रूरी है कि जब कभी भी जो नेचुरल अर्जेस निकलना चाहते हैं तो उन नेचुरल अर्जेस को हम उस वक्त निकालेंगे, और जब जो नहीं निकलना चाहता तो उसको हम बेवजह होल्ड नहीं करें, मतलब बेवजह नहीं निकालेंगे। इस बात का भी पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। उसी तरीके से अगर यूरिन बॉडी से अगर आपके निकलना चाहती है, यूरिन का अर्ज आया हुआ है, तो प्लीज़ सारे काम छोड़ करके पहले यूरिन को निकालिए। अदरवाइज क्या होता है, यूरिन का प्रेशर अगर आप होल्ड करते हैं तो शास्त्रकार सिंपल कहते हैं, या आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, यूरिन के प्रेशर को होल्ड कर लेते हो तो कुछ टाइम बाद एक तो पेट नीचे से फुला फुला रहता है, यूरिन जो है बड़ी मुश्किल से निकलती है, कई बार लोगों को दर्द वगैरह भी होती है, और कई बार ड्रॉप ड्रॉप करके भी निकलती है। हमने देखा है इस तरह के पेशेंट्स को होता है, या उनको बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है, एक बार में पूरा नहीं निकल पाते क्योंकि आपने
होल्ड कर लिया। अब होल्ड करने के बाद वो अलग तरीके से चलने लगे, तो जब आपको टाइम मिलेगा आप जाओगे, मान लो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का गैप बचा लिया, और फिर उसके बाद जाओगे तो ड्रॉप होगी, पेनफुल होगी, थोड़ा हो गई फिर रुक गई, तो इस तरह की सारी चीज़ें होती है। साथ में क्या होता है, मेटर मतलब जो यूरेथ्रा रीजन है, इन द केस ऑफ मेल दैट इज नोन एज यूरेथ्रा और पेनिस, उसमें पेन होगा। गुदा जो है वहाँ पर भी पेन फील होता है कई बार। वंक्षण जो है, इनग्वाइनल एरिया जो है वहाँ पर भी आपको होता है। ब्लैडर रीजन में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जो आपकी नाभि रीजन है, मतलब अम्बिलिकल का एरिया है, वहां पर भी सारी चीजें होती हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि वात ऊपर की वजह चलने लगती है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी तकलीफ होती है, तो बॉडी में इधर उधर भी पेन होती है। बट सबसे ज्यादा लोअर पेल्विक रीजन में काफी हैवीनेस लगेगा, पेन लगेगा, यूरिन ड्रॉप वाइज आएगी। तो कभी भी कोई भी पेशेंट जो होता है यूरिन की तकलीफ में कुछ भी पूछता है, मतलब बताता है, तो मैं तुरंत उससे पूछती हूँ क्या आप यूरिन के प्रेशर को होल्ड तो नहीं करे हैं। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें। खास करके अभी इसी बात से आता है कि आपके बच्चे जो होते हैं वो यूरिन के प्रेशर को बहुत बार होल्ड करते हैं। कई बार टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, गेम है, क्रिकेट फील्ड में खड़े हैं, या कहीं पर भी किसी भी फील्ड में खड़े होकर खेल रहे हैं, कुछ भी इस तरह कर रहे हैं, तो बच्चों की एक आदत होती है। तो प्लीज अपने बच्चों को गाइड करिए कि जब कभी भी उनको यूरिन का प्रेशर आता है तुरंत उसको इवैक्यूएट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से होती है प्रॉब्लम। और फिर क्या होता है कि एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं आप लोग से बताऊं, जब आपने यूरिन के प्रेशर को होल्ड किया तो ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है ना। अब क्या हुआ कि यूरिन ने सेंसेशन भेजा और आपने होल्ड किया, तो वो क्या होगा, जब क्योंकि जिनको ये आदत होती है एक बार नहीं करते बार बार करते हैं, तो बार उसके बाद क्या होता है कुछ टाइम बाद आपका ब्लैडर कंफ्यूज हो जाता है, जैसे दैट इज नोन एज न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो ऐसे लोग को क्या होता है ना कि कई बार देखते हो अपने आप यूरिन निकल जाती है, या कई बार यूरिन आती भी है तो सही से नहीं निकल पाती है। तो वहां पर भी आपके मेनली यूरिन की जो प्रेशर है उसको होल्ड करने की या बेवजह निकालने की आदत रहती है। तो प्लीज इस काम को मत करिए। अदरवाइज क्योंकि मस्कुलर स्ट्रक्चर है ब्लैडर आपका, और साथ में नर्वाइन कंट्रोल होता है, मतलब ब्रेन से कंट्रोल होता है, आप उसको अलग से कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है। एटलीस्ट हमारे बॉडी के जितने अंदर के ऑर्गन है ना, दे ऑल आर इनवॉलंटरी, तो उनके इनवॉलंटरी रहने दीजिए, बेवजह वॉलंटरी मत करिए। या तो इतना ज्यादा डिसिप्लिन रहिए, योग वगैरह में जब कहते हैं तो वहां के लोगों की बात अलग होती है, बट सिंपल सा तरीका है, प्लीज बी डिसिप्लिन, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, चरक जी ने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया, दैट इज बिनाम। तो कभी आप यूरिन का प्रेशर होल्ड करके रखा है कोई इंसान, तो देखोगे ना बहुत सीधा नहीं खड़ा होगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा, क्योंकि अंदर बॉडी में कसमसाहट तो मची ही रहती है ना। और क्योंकि सीधा खड़ा होने पर उसको ज्यादा पेन होता है, तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, इस तरह की चीजें। तो नॉर्मली पेशेंट अधिकतर आगे झुक जाता है, ऐसी कंडीशन होती है। और वाग्भट जी ने इसके लिए वर्ड यूज किया अंग भंग, तो भी होता है। तो कई बार इस तरह की कंडीशंस आती हैं, तो खास करके ओल्ड एज के जो लोग भी होते हैं उनमें फ्रैक्चर वगैरह वाले जो केसेस होते हैं, उस तरह के बहुत इजीली फ्रैक्चर वाले, वहां पर भी आप पेशेंट से पूछिए क्या आपको यूरिन के प्रेशर को होल्ड करने की आदत तो नहीं थी, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है। तो हम क्या होता है कि हमारा जब पेशेंट आता है तो हम पूछना भूल जाते हैं, और जब आप पूछेंगे तो आपको इस तरह के कॉजेज मिलेंगे, क्योंकि हमारा आयुर्वेद साइंस बहुत ही ऑथेंटिक है। वेदर इज ए कॉज देन देर इज ए इफेक्ट। तो कॉज आपको पता तो हो, जब पता होगा तो तब आप पूछ भी पाएंगे, अपने अंदर नोटिस कर पाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में करने का मतलब है कि किसी भी वेग को धारण मत करिए। इसी तरीके से जृंभा की बात करो तो अभी देखो बहुत सही चीजें बात किया। सबसे पहले हमने बात किया अपान वायु मतलब फार्टिंग जिसका वेग रोकते हैं। सेकंड हमने पुरुष का स्टूल के वेग को धारण किया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हमने बताया। फिर हमने यूरिन का प्रेशर जो है उसको होल्ड किया, आपको उसको बताया। एंड फोर्थ इज दैट इज रिम्भा, जमाई आ रही है, आप उस वेग को रोकते हैं। डॉक्टर विवेक सोनी सर नमस्ते। तो जिम्भा का वेग जो रोकते हैं तो उसकी वजह से आपकी ईएनटी वाली जितनी प्रॉब्लम होती है, हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है ऊर्ध्वजत्रुगत जो भी बीमार होते हैं, बीमारियां होती हैं, उन सारी के लिए आपका यामिंग को रोकना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और सोचो यामिंग मेजॉरिटी लोग रोकते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर क्या है, मन्या। मन्या मीन्स आपका गर्दन जो है, वैसे तो यहाँ पर जो सिराएं हैं उनका नाम है मन्या, बट सिंपल लैंग्वेज में आप लेमैन की लैंग्वेज में समझो कि आपके नेक रीजन में जो भी है, गल स्तंभ है, यहाँ पर नेक में स्टिफनेस वगैरह फील वगैरह होती है, कुछ लोग के साथ में ऐसा रहता है। या सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम जिन लोग को होती है उनको अपने अंदर झांक कर देखिएगा क्या आदत है, जमाई उमाई आती रहती तो रोकते रहते हो, क्योंकि हमें बड़ा अलर्ट दिखना है, हमें बड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखना है, हमें सारी चीजें देखनी है, तो हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मन्या गलग्राम सिरोविकारा, या अगर आपको सरदर्द की बहुत तकलीफ रहती है या सर में कुछ और भी परेशानियां बार बार हो रही हैं, तो वहां पर हमें नोटिस करने की जरूरत है कि क्या हम यामिंग या जमाई के वेग को रोकते हैं। जिम्भोपघात, आपकी जो जिम्भा है वो मतलब उसके जमाई के वेग को रोका है, उघात किया है, उस चीज को आपने डिस्टॉर्ट किया है, तो उसके लिए उघात वर्ड यूज होता है।
कहाँ से हो? फिर श्रोत्र मतलब जो है आपके कान में भी अगर प्रॉब्लम, कुछ लोग को ईयर वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है कि आपका जिह्वा का भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कोई आपके पास ईयर का पेशेंट आता है तो तुरंत उससे पूछिए कि यामिंग के वेग को रोकते हो? आनन, अगर फेस में कोई तकलीफ हो रही है, जैसे आजकल फेशियल पैरालिसिस वगैरह के पेशेंट आते हैं, या कुछ और भी अगर फेस में किसी और भी तरह का विकार आ रहा है, तो सिंपल सा, क्योंकि ये शास्त्र जब कर रहा है तो आपको क्रिस्टल क्लियर पूछना है। घ्राण, अगर नोज में कोई प्रॉब्लम है, मैंने शुरुआत में ही कहा है, ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट में कोई भी तकलीफ हो रही है तो यामिंग के बारे में आपको पेशेंट से पूछना है। और साथ में आईज में भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो भी पूछेंगे, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो कहता है ऊर्ध्व चतुर्गत, मतलब जो ये आपकी कॉलर बोन है या क्लेविकल, जिसको हम लोग अपने साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इस कॉलर बोन से ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कॉलर बोन से ऊपर आपका मुंह भी आता है, आपके नोज भी आती हैं, आपकी आईज भी आती हैं, आपका ईयर भी आता है, आपका सर भी आता है, आपके फेस में कुछ भी आजकल झाइयाँ वगैरह, व्यंग वगैरह, इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो एक वजह आपकी यामिंग हो सकती है, जो कि हमें बहुत छोटी सी नजर आती है, बट बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों को होल्ड करते हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ, शास्त्र हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा है। और चरक ने इसके लिए भी बिनाम वर्ड यूज किया, तो बिनाम अभी यूरिन के बैग में भी था और साथ में जिन्बा के बैग में था। तो ये सब सारी वजहें होती हैं अगर आप यामिंग या जमाई के बैग को रोकते हो। बेवजह तो कोई नहीं जमाता है अलग से, मतलब फोर्सफुली तो कुछ ही चीजें होती हैं जिनको हम बेवजह निकालते हैं। बेवजह निकालने में मेजॉरिटी लोग यूरिन के साथ नहीं, पॉटी के साथ इस तरह के ज्यादा कार्यक्रम करते हैं। यूरिन तो जब आता है जब तभी निकालते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी ईएनटी वाइज कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कॉलर बोन के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो नोटिस करिए कहीं तो आप जमाई के बैग को रोक तो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में शास्त्रकारों ने कहा। अब उसी तरीके से एक हमारी और बड़ी अच्छी सी आदत होती है, हम सोचते हैं कि हम बड़े मजबूत दिखेंगे, और वो बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि जो इंसान रोना नहीं जानता है वो हंस भी नहीं सकता है, या जो इंसान रो नहीं सकता अपने गमों को जब आप निकालने की इतना अंदर कलेजा नहीं है भाई हम दुनिया के सामने रो सके, तो हंसोगे क्या, एंजॉय क्या करोगे लाइफ में? मेरा तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर रोना आ रहा है तो प्लीज रोइए। तो अगर जो लोग आंसू के बैग को मतलब रोने को रोकते हैं, आंसू को रोकते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहां पर क्या क्या हो जाता है, और इधर रोना कब आता है? जब इंसान बहुत दुखी होता है या उसके आसपास कुछ सराउंडिंग में दुख होता है या जिसकी वजह से बहुत परेशान होता है तो रोता है। मीन्स उसके थ्रू, आपके आंसू के थ्रू आपके जो भी नेगेटिव टॉक्सिक थॉट प्रोसेस है वो आपके आंसू के थ्रू निकल जाते हैं। तो आंसू बहुत ज्यादा कह सकते हो वरदान है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको बैग को रोक करके उसको उस वरदान को भी छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आनंदजम शोक समुद्भवम व नेत्र उदकम प्राप्तम मुंचतो ही शिरो गुरुत्वम, मतलब सर भारी भारी लगता है। तो कई बार आप देखते हैं ना कि आपको रोना आ रहा था लेकिन आपने रोया नहीं, तो सर बहुत भारी भारी रहता है। नयन आमयश्च, मतलब जो नयन आईज में अगर बीमारी हो रही तो पक्का सी बात है रिस्पॉन्सिबल है कि रोना नहीं जानता, और इसीलिए जेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो रोना नहीं जानते हैं। तो जो रोना नहीं जानता तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें दिखाना है वी आर मेल, और हमारी तो ये है हम रो देंगे तो हम कमजोर प्रूफ हो जाएंगे। अगर आप रोते नहीं तो आप ज्यादा मतलब कमजोर हो, मेरा तो मानना है। बहुत तीव्र सा पीनसेन, और जुकाम की अगर आपको बहुत तकलीफ रह रही तो वहां पर भी देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आजकल होता है ना कि मुझे ऑन एंड ऑफ कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम बना रहती है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है मुझे ऑन एंड ऑफ कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, आप लोगों में से भी किसी को, या जो सेशन बाद में सुनिएगा वो सारे लोग को भी अगर ये लगता है कि मुझे ऑन ऑफ कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, मेरे को हेडेक वगैरह बहुत ज्यादा होता रहता है, मेरे आईज में बहुत सारे इशू आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जब रोना आता है तो आप रोते नहीं हो, क्योंकि हमें बड़ा सोफिस्टिकेटेड बड़ा मजबूत सा बनना है। तो ठीक है, ये सारी चीजें सुश्रुत ने कहा। चरक जी ने कहा है हृदय रोग, अगर कार्डियक पेशेंट आ रहा है, अगर आपको कार्डियक इशू हो रहे हैं तो वहां पर भी न रोना है। और शायद यही वजह है कि आजकल के लोगों को हार्ट डिसीज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आजकल के लोग रोना भूल गए हैं। हम रोएंगे नहीं जी, इस तरह की है। अरुचि हो जाती है, खाने पीने की चीजों में आपको फ्लेवर नहीं आता, भ्रम होता है, आप कंफ्यूज टाइप के रहते हो। तो जो लोग रोना नहीं जानते वो लोग कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं। रोना नहीं जानते मतलब कि आंसू आ रहा है तब पर भी रोने को, उस आंसू के बेग को धारण कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। रोना नहीं जानते मतलब दैट इज दिस। या आप कहोगे कि मैम करें बेवजह निकालना, मैं बेवजह निकालने की बात नहीं है। हमारा आयुर्वेद शास्त्र हमेशा कहता है न किसी चीज को बेवजह निकालना, न बेवजह रखना अंदर है। जब जो निकलना चाहता है उसको निकलने दीजिए, जब जो रहना चाहता है उसको रखिए। और खास करके शारीरिक जितने भी अर्जेस होते हैं उनको निकाला जाता है जब निकलना चाहते हैं, और जो मानसिक होते हैं, मतलब जैसे हमें गुस्सा उस्सा आया होता है तो उसको हमें थोड़ा सा अपनी सांसों को ठीक करके उनको कंट्रोल रखना, उनको बेवजह चिल्लाना नहीं होता है, क्योंकि मानसिक के साथ में ये। और साथ में हमारे अष्टांग हृदय जी क्या करें, गुल्म बनता है, मतलब पेट में वायु का गोला भी बनता है। तो ऐसे सारे लोग, खास करके फीमेल्स होती हैं कई बार, तो उनके भी पेट में फारा या गोला टाइप का बनता है। तो वहां पर भी पूछनी है आप अपने पेशेंट से कि क्या आप आंसू के बेग को रोकते हो? जब आपको रोना आता है आप रोते नहीं हो।
मन्या स्तंभ, अगर आपकी जो मन्या है या गर्दन में या नेक में स्टिफनेस वगैरह की बहुत सारे लोग तकलीफ करते हैं कि बात बताते हैं, चाहे सर्वाइकल बताएं चाहे जो बताएं, वहां पर भी पूछिए कि वैसे वही भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल से अर्जेस तो याद ही रहते हैं, किस ये नहीं याद रहेगा ना किसकी वजह से क्या हो रहा था, तो वहां पर क्रिस्टल क्लियर पूछिए कि आपके नेचुरल अर्जेस में आप किस अर्ज को होल्ड करते हो, किस अर्ज को बेवजह सप्रेस करते हो। ठीक है, तो ये आपके आंसू जी जो हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है, हमें लगता नहीं है, हमें लगता है बस ऐसे ही रोने के लिए परमात्मा ने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरह से चमतू या छींके की अगर हम बात करें, कई बार हमें छींक आती है, लेकिन देखते हो ना जब छींक अगर सही से नहीं आ पाए तो भी बड़ा बढ़िया सा सर दर्द होता है, तो छींक भी अगर आ रही है तो प्लीज़ होल्ड मत करिए, हैंकी लेकर छींकिए, जो आपके सदाचार के तरीके हैं उस तरीके से रहिए, लेकिन रोकिए मत प्लीज़। तो उससे भी आपकी अंटी वाली सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स कॉलर बोन से ऊपर जितनी भी तकलीफ है वो छींक के बेक को रोकने से होती हैं। तो उसमें क्या क्या वर्ड उन्होंने कहा है वहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, अच्छी अच्छी मतलब आईज की जो भी तकलीफ है वो होंगी, नासा मतलब नोज की तकलीफ होगी, श्रवणोस मतलब ईयर की बहुत सारी तकलीफ होंगी, कंठ में भी तकलीफ होगी, और कंठ में कुछ भरा भरा सा कुछ खिंचा खिंचा सा लगेगा, इस तरीके से होगा, आंतरों में कूजन होगा, पेट भरा रहेगा, यहाँ पर भी इस तरीके से है, तीव्रतोधा कूजश्च सारी चीजें हैं, और उच्छ्वास रोध हो जाता है, मतलब जो बाहर निकलना चाहती है ना आपकी वायु वो सही से निकल नहीं पाती जब आप छींक के बेक को रोकते हैं, तो इस तरह की सारी चीजें होती है, क्योंकि जो छींक आपकी गवर्न होगी उसमें सेवल जो है नर्व, आपके फेशियल नर्व वो अफेक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से अर्दित या फेशियल पैरालिसिस वगैरह के होने के चांसेस भी हो जाता है। और सुश्रुत जी ने ज्वर मुक्ति के लक्षणों में छींक बताया हुआ है, सोच लो, तो अगर आप फीवर से गुजर रहे हैं और आपको छींक आ रही है तो आप समझ लो कि अब आपको फीवर सबसाइड होने वाला है। चरक जी ने क्या क्या बताया, एक तो अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस बताई है, अर्धाव भेदक जो होता है हमारे यहाँ एक तरह का हार्ट मतलब सॉरी ब्रेन में डिसीज होती है या शिरोगत रोग है, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, मन्या स्तंभ बताया हुआ है, इंद्रियाणाम दौर्बल्य, अगर छींक के बेक को रोकते तो जो आपकी 5 सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं वो सारे कमजोर होना शुरू करते हैं, तो अगर आपके सेंसेस कमजोर होना शुरू हो रही हैं तो पक्का सी बात आप समझ लीजिए कि आपके इन सारी चीज़ों में तकलीफ है, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी नेचुरल अर्ज को होल्ड कर रहे हैं, खास करके अगर इस तरह की चीज़ें हैं, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको एक बार अपने आदतों पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई छींक जी। अब हम आगे बात करते हैं उद्गार के बारे में। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग को डकार आ रही होती है, चाहे हमने ज़्यादा खा लिया उस वजह से डकार रही है, किसी और वजह से डकार आ रही है और हम प्रेशर को होल्ड करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह के कार्यक्रम को मत करिए। वहाँ पर क्या है, डकार का के बेक को अगर आप रोकते हैं, डकार आ रही है उसको रोकें, तो क्या क्या हो जाता है, आंत्र कूजन होगा, आप देखोगे पेट के अंदर गुड़गुड़ टाइप की आवाज़ होती है, श्वास की तकलीफ होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो पूछिए ऐसा तो नहीं डकार आ रहा था तो आप पब्लिकली बैठे हुए थे तो इसलिए डकारते नहीं हो। हिक्का की तकलीफ होती है, हिचकी वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप इस बेक को रोकेंगे। अरुचि होगी, खाने खाने में स्वाद नहीं आ रहा तो भी ये चीज़ें पूछना। कंपन होता है बॉडी में बहुत सारा, खास करके देखते हो ओल्ड एज में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर भी वात का ही मेन बेग होता है, लेकिन आप कहोगे कि ओल्ड एज की वजह से परेशानियां हैं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, हल्की फुल्की कंपन होना अलग सी बात होती है। और कई बार आप देखते हैं अपनी पर्टिकुलर एज ग्रुप में कुछ लोग बहुत फिट हैं, कुछ लोग नहीं फिट हैं, तो उसके बहुत पीछे हमारी डाइट के अलावा हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि हम अपने नेचुरल एनर्जीज को होल्ड करते हैं या बेवजह निकालते हैं। हृदय और फुफ्फुस में अवरोध सा फील होता है, मतलब आपका हार्ट का फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता है, आपके लंग्स का फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता। अगर किसी का हार्ट और लंग्स का फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो डकार जब उसको आती है तब वो डकार को रोकता है। और ये शास्त्र करा करके मतलब देखिएगा अपनी चीज़ों को, अपनी आदतों को। कई बार क्या होता है ना कि हमारी आदतें कुछ खराब होती हैं या हम अपने साथ कुछ खराबी कर रहे होते हैं बट हमें वो पता नहीं होती हैं। तो जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ क्या क्या तकलीफ होती है। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम अगली बात करते हैं छर्दी। अगर हमें छर्दी मतलब वॉमिटिंग आ रही है, तो अगर कई सारे लोग को होता है ना कि भाई हम ऐसी जगह पड़े हैं, या कई बार होता है हम अपने बेडरूम में हैं और आपने सुना है कि वो वॉमिटिंग आई थी, उन्होंने रोक लिया और वॉमिटिंग फिर ऊपर के रास्ते से गई और उसकी वजह से डेथ तक हो गई। तो पहली बात है। दूसरी बात है, कभी भी वॉमिटिंग आ रही तो मत रोकिए, कुछ नहीं है, आपने तुरंत नीचे करके वॉमिट कर दिया, जो भी है फर्श साफ कर ली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लो रूम में इतना दूर हो या ड्राइंग रूम में पड़े हुए हो आप वहाँ तक इंतजार करोगे, तो ये काम प्लीज़ मत करिए। स्किन डिसीजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस चीज़ को फील करिए। नौजिया भी लग रहा, हल्की फुल्की सी भी वॉमिटिंग लग रही, जाकर के स्पिट करके आ जाइए, लेकिन ये नहीं उसको होल्ड करिए। तो कभी भी जब आप वॉमिटिंग आ रही है, वमन होना चाहता है, आपको
उल्टी होना चाहती है तो आप प्लीज़ उल्टी करिए। तो नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से कुष्ठ या स्किन डिसीजेज होता है। हमारा शास्त्र क्रिस्टल क्लियर करा है, सुश्रुत जी के वर्ड है। चरक जी क्या करे, कंडू हो रहा है। तो जिन लोग को ईचिंग उचिंग की बहुत तकलीफ होती है, स्किन में रैशेज वगैरह बहुत बनते हैं, तो वो लोग ध्यान दें इस बात को। कोठ वगैरह होता है, रैश वगैरह सारी चीज़ें बन जाती है। अरुचि होती है, खाने में स्वाद नहीं महसूस होता। व्यंग होता है, मतलब फेस में आपके कुछ ना कुछ डिस्कलरेशन सा हो जाता है, या स्किन के किसी भी पार्ट पर अलग टाइप का कलर हो जाता है, शोथ हो जाता है। सोजन वोजन की प्रॉब्लम है तो क्या आपकी आदत थी कि नोजिया वॉमिटिंग आ रही है, आप प्रेशर को होल्ड कर रहे हैं। पांडु के एनीमिया की तकलीफ हो जाती है। हमारे यहाँ हालांकि पांडु एक अलग टाइप का डिफाइन है, बट आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, या ब्लड अलग टाइप का कंपोजिशन में आ जाता है। सिंपल जो उसका प्लेन कलर है उस कलर से चेंज हो जाता है। ज्वर हो जाता है, मतलब फीवर है। कुष्ठ है, मतलब ओवरऑल मतलब कह सकते हो सीरियस स्किन डिसीजेस के लिए कुष्ठ वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। सिंपल लैंग्वेज में आयुर्वेद का कुष्ठ है वो लेप्रोसी वाला कुष्ठ कुष्ठ नहीं होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कुष्ठ दो तरह के हैं, क्षुद्र कुष्ठ है, महाकुष्ठ है, मतलब जो माइन्यूट फॉर्म वाले हैं, सिंपल फॉर्म वाले हैं, इजी ट्रीटेबल हैं, और कुछ टफ ट्रीटेबल हैं। तो वो वाले हैं 18 तरह के कुष्ठ हमारे शास्त्रकारों ने डिफाइन किया। तो स्किन डिसीजेस की बहुत बड़ी रेंज डिफाइन है हमारे आयुर्वेद में। साथ में बिसर्प हो जाता है, इरिसिपिलिस वाली कंडीशन है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्किन डिसीज, एक तरीके से आप कह सकते हो। हालांकि सिर्फ स्किन डिसीज नहीं है, उसके अलावा बहुत बड़ी चीज़ है। हलरास होता है, नॉजियट फील होता है, लगता है लार मुंह से बार बार निकल रही है, दैट इज द कंडीशन नोन एज दी छर्दी का बेग। और छर्दी मतलब जो खुद निकलना चाहती है, दैट इज नोन एज छर्दी। वमन जो हम करवाते हैं, जैसे हम लोग अपने पंचकर्म में आपने सुना होगा ना, वमन विरेचन, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो जो हम करवाते हैं दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, वो हम मेडिसिन देते हैं, बॉडी के अंदर का आपका कचरा निकालने का तरीका है। बट ये जो आपकी बॉडी से निकलना चाहती है उल्टी, जिसको कहते हैं कि हमको उल्टी आ रही है, कई बार आप देखते हैं ना उल्टी आ रही है पर होती नहीं है, तो फिर होता है भाई कुछ खा ले, नमक पानी पी करके उल्टी कर लो, या नीम की पत्ती वो कर लो, या कुछ इस तरह की चीज़ें ले लो उल्टी हो जाए। या कई बार आपने लोगों को सुना होगा खुद कहते हैं कि हमको उल्टी हो गई तो आराम महसूस होया। बच्चों में आपने देखा है कफन कोल्ड की कंडीशन रहती है, तो अगर उनको वॉमिटिंग आ जाती है तो अच्छा हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है। सिंपल लैंग्वेज में कह रही हूँ, कभी भी आपको उल्टी आता है तो उसके प्रेशर को आपको अर्ज को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज इस तरह की सारी तकलीफें होंगी। अब अगले अगर मैं बेग की बात करूं तो दिस इज शुक्र का बेग, मतलब सीमेन निकलना चाहता है तो उसके बेग को कुछ लोग होल्ड करते हैं। सिचुएशन ऐसी है जो भी है, तो उसका तरीका ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी हैं और आपको सीमेन का बेग आ गया। सीमेन का बेग तभी आता है जब आपका थॉट प्रोसेस उस वक्त ऐसा रहेगा। उसको ये नहीं कह सकते कि मैं पब्लिक फील्ड में था और तब पर भी ये चीज़ हो गया ना, ये बिकॉज हमारे थॉट प्रोसेस से क्रिएट होता है ना, इसलिए। तो उसकी वजह से आपको क्या क्या तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से आपको शोफ होता है, मतलब एक तरह की स्वेलिंग है वो आपको जरूरत होती है। पेन उस रीजन में फील होगा। वैसे भी सीमेन का प्रेशर होल्ड करोगे तो पूरा जो आपका यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है ना, वहां पर प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है। मूत्र निग्रह से यूरिन जब निकलना चाहती वो प्रॉपरली नहीं निकल पाती, क्योंकि आपने उसके बेग को होल्ड किया, उसकी वजह से इस तरह की तकलीफ हो रही है। सुक्रास्मरी जो होती है, सेमिनाइलर कैलकुलस जो है, सेमाइनल कैलकुलस कह सकते हो, या जैसे रीनल कैलकुलस होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो उसके रास्ते में स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। इन द आयुर्वेद दैट इज नोन एज शुक्रस्मरी। तो शुक्रस्मरी होने के चांसेस होते हैं। और साथ में क्या क्या होता है, ज्वरा फीवर की भी हिस्ट्री मिलती है। ऐसे सारे केसेस में ज्वर की भी हिस्ट्री है, तो वहाँ पर भी ज्वर वाले लिए। वैसे भी हमारे यहाँ कामज्वर भी होता है, जहाँ पर इस तरह का डिजायर बहुत डेवलप होता है और जिसको फुलफिलमेंट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी फीवर होता है। बट अगर सीमेन के प्रेशर को आपने फोर्सफुली होल्ड किया तो वहाँ से भी इस तरीके से हृदय वृथा, हार्ट में पेन होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर उस प्रेशर को होल्ड करोगे तो अंदर तो परेशानी रहेगी, तभी तो होल्ड कर रहे हो। तो हृदय वृथा होता है, शंडता होती, इनफर्टाइल हो सकता है पेशेंट जो है, उसके अंदर इम्पोटेंसी कॉज हो सकती है। तो अगर इम्पोटेंसी वाले पेशेंट आ रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, तो मेल इनफर्टिलिटी वगैरह के पेशेंट्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा आराम से पूछना है क्या सीमेन के प्रेशर को होल्ड तो नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सीमेन के प्रेशर को भी होल्ड करते हैं। तो जो सीमेन का अर्ज है वो निकलना चाहता है तो प्लीज़ उसको निकलने दीजिए, ठीक है। और अगर आपके अपने डिज़ायर पर, मतलब थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल होता है तो ये कभी काल को हो सकता है, ये चीज़ें नहीं हो सकता है। बट आपके साथ फ्रिक्वेंटली इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज कंसल्ट योर फिजिशियन। इस तरह अंग भंग हो सकता है, आपके बॉडी के अंदर टूटन फुटन सी दर्द सा महसूस होता है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारे शास्त्रकार क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं। तो ये शुक्र का बीज धारण करने से इस तरह की तकलीफें होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको उसको बेवजह धारण नहीं करना और ना ही उल्टी पुल्टी चीज़ देख ताक करके उसको निकालना है। मैम ने कहा था धारण नहीं करना, अब आपने क्या किया, उल्टा पुल्टा देख देख कर उसको निकालना शुरू किया, दैट इज ऑल्सो उतना ही पंगा देगा, क्योंकि आपने बेवजह किसी चीज़ को छेड़ा
गया है। चाहे सप्रेस करिए, कहते नहीं स्प्रिंग को भी दबाओगे तो उछाल मारेगी, तो नहीं दबाना है और ना ही उसको बैठकर खींच करके स्प्रिंग की स्प्रिंगसिटी जो होती है, कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी जो है उसको खराब नहीं करना, उसको उसके अपने शेप में रखना है। ऐसे हमारी बॉडी के भी सारी चीज़ों को शेप में रखना है। अब एक और अच्छी सी चीज़ है क्षुधा बेग। क्षुधा बेग क्या है, आजकल के लोगों को, मेजॉरिटी लोग को रहना में बड़ा स्लिम एंड ट्रिम रहना, खास करके लड़कियों के साथ है, यंग एज में बच्चों के साथ भी हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फीमेल्स के साथ है, कुछ मेल्स भी होते हैं। भाई मुझे बहुत दुबला पतला रहना है तो इसलिए भूख लगी तो भी नहीं खाएंगे, और वैसे जब भूख नहीं भी लगी है या कुछ इधर उधर देखेंगे तो कचड़ा भी खा लेंगे, है ना। कई बार इस तरह की चीज़ें भी कर लेते हैं। तो मेनली क्या होता है कि हमें जो जंक फूड है, जो इधर उधर की चीज़ें, वो नहीं खाइए, नॉर्मल खाना खाइए जो आपका शुद्ध सात्विक आहार है, जो आपके घर पुश्तों से 6-7 पुश्तों से 8-10 पुश्तों से खाई जा रही है, उस चीज़ को खाइए। इसलिए जंक फूड को मैं कचरा कहती हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी और न ही वो हमारे अभी सिस्टम में हुई है कि हमारा बॉडी अलाइन हो गया उसको बहुत प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप भूखे रहते हैं बेवजह में, ठीक है, बेवजह मतलब प्लीज़, इमरजेंसी इज डिफरेंट थिंग, इसलिए मैं बेवजह वर्ड यूज़ करती हूँ। तो उसका भी करते हो तो तंद्रा होता है, उसकी वजह से ना कई बार देखते हो ना बड़ी नींद निशा मतलब आती है, जैसे आप कहते हैं अलर्टनेस नहीं रहती, दैट इज नोन एज तंद्रा। तो वो क्षुधा के बेग को रोकने से होता है। तो अगर कोई इंसान ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद उद आती है, तो वहाँ पर तुरंत पूछिए क्या आप भूखे रहते हैं। अंगमर्द, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, और कई बार होता है आप अच्छे टाइम तक भूखे रहें तो फिर देखिए यार बदन भी दर्द होने लगा है, अरुचि हो जाती है खाने से और निकल जाता है, मतलब स्वाद ही नहीं मिलता है। वैसे भी आप देखते हो ना, स्किप करो, जब भूख लगी थी उस टाइम नहीं खाए, 2-4 घंटे बाद खाए, कभी कुछ फंस जाता है इंसान, तो बाद में देखता है उसमें खाने में फ्लेवर नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि हमारा तो जूस इस वक्त सिक्रेट हुआ था, सो इसलिए हुआ था। तो वहाँ पर भी ये वजह, विभ्रम होता है, कन्फ्यूजन की कंडीशन होती है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, आप बड़े कन्फ्यूज रहते हो, विभ्रम, दैट इज नोन एज दी सिव। और क्षुधा अभिघात, कृष्णा और दुबले पतले तो हो ही जाएंगे भाई अगर आप भूख रोकेंगे तो। कंठा से शोष, गला सूखा जा रहा है, लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है गले में, श्रवण और कुछ सुनाई उनाई नहीं देगा। जैसे बहुत सारे लोग को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि खाना नहीं खाया ना भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना सुनाई दे रहा, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, दैट इज विभ्रम की कंडीशन हो गया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दैट इज श्रवण अवरोध हो गया। तृष्णा अभिघाताद, ठीक है, हृदय व्यथा। और साथ में क्या होता है, और उसमें साथ में भाई खाना और पानी दोनों के बेग को आपने रोका हुआ है, मतलब प्यास लगी तो पानी नहीं पिया, भूख लगी तो खाना नहीं खाया, हृदय में दर्द हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, भाई अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तो मुझे बस खाने को चाहिए, पीने को चाहिए। तो जब आपको भूख लगती है, नेचुरल भूख लगती है, क्रेविंग की मैं बात नहीं कर रहा, तब आप खाना खाइए, जब प्यास लगती है तो पानी पीजिए। तो जब भी आप भूख के उसको करते हैं कि भूख लगी तब भी भूखे रह रहे हैं, प्यास लगी तो भी पानी नहीं पी रहे, तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। हृदय में व्यथा होगी, और साथ में आपको सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इंद्रियों का विभ्रम हो जाएगा, और अंगमर्द होगा, गला सूखा जा रहा, सारी चीज़ें। तो इस तरह की सारी तकलीफें होती हैं। शास्त्रकारों ने दोनों एक साथ डिफाइन किया है, मतलब भूख के और तृष्णा के बेग को धारण करने से क्या क्या तकलीफें होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं श्वास के बेग को। जैसे मैंने आप लोग को बोला कि कभी कभी लगता है कि हमारी सांस चढ़ रही है, तो बैठ जाइए आराम से, सांस का बेग चढ़ रहा है तो आराम से बैठ जाएंगे, आराम से सांस ले लीजिए। लेकिन ये मत करिए कि नहीं, कई बार होता है ना कि हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है, लेकिन नहीं, हम दिखा रहे हैं कि हमारी सांस तो नहीं फूलती जी, सांस फूल रही तो फूल रही भाई, हम उसके लिए और क्या प्रिकॉशंस है वो करेंगे, इस चीज़ को नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, हृदय रोग होता है। तो अगर आप सांस के बेग को रोकते हो तो हृदय रोग होता है, गुल्म होता है, मतलब पेट में वायु का गोला फूलता है। इस बात का बहुत ज़्यादा से ख्याल रखिए। तो कभी भी सांस के बेग को नहीं रोकिए, चाहे आपने एक्सेस वर्क किया उसकी वजह से हुआ, चाहे आपने सीढ़ियाँ चढ़े उसकी वजह से हुआ। कई बार कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो आप, तेज़ी से दौड़ रहे हो और सांस चढ़ने लगी, तो प्लीज़ वहीं रुक जाइए। डांस कर रहे हो, सांस चढ़ने लगी, प्लीज़ वहीं रुक जाइए। क्यों मैंने बात की, क्योंकि आजकल हार्ट डिसीजेस बहुत हो रहा है। अब जिम में इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जिम ट्रेनर ने बोल दिया भाई अभी ये भी करना। अरे भाई पहले सांस लो। पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना, सांस किसी को, पहले भाई सांस तो ले ले फिर और काम को करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि पहले हमने, बलराज सिंह सर, प्रणाम सर, तो आप पहले जब सांस आ रही है, मतलब मुश्किल उसको हो रही है, लग रहा है सही से नहीं आ रही, भाई रुक करके बैठ करके पहले सांस हम ले लेंगे, फिर हम काम करेंगे। अदरवाइज हार्ट डिसीज होने के चांसेस, तो हार्ट डिसीज नहीं हो तो प्लीज़ अपनी सांसों का बहुत ख्याल रखिए। अब एक और अच्छी सी चीज़ है जो आज की डेट में तो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी निद्रा है। जब हमको नींद आनी चाहिए तब हमको नींद आती नहीं, क्योंकि हमने अपनी निद्रा देवी को मतलब परेशान करके रखा है, सही तरीके से नहीं है, बॉडी में आती ही नहीं है, तो हमने उसको करप्ट करके रखा हुआ है। तो जब नींद आए तो प्लीज़ उसी टाइम
सोइए। अब इसका मतलब नहीं है वक्त बेवक्त सोएंगे, इसका मतलब है आप अपने आप को डिसिप्लिन बनाएंगे, सनसेट के बाद सोएंगे और सनराइज से पहले उठ जाएंगे और अपनी बॉडी को इस बात के लिए ट्रेन करेंगे। जैसे बचपन में बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि बच्चा सुसु आ रही तो माँ को बताएगा, पॉटी आ रही तो माँ को बताएगा। इसी तरह आपके जब नेचुरल अर्जेस जब भी आ रहे हैं वो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर बता सके, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को उस हिसाब से ट्रेन करिए। तो जब कभी आप नींद के बेग को रोकते हैं तो उसकी वजह से जिम्मा होती है, और कई बार होता है आपने खुद ही देखा, नींद आ रही होती है और नहीं सोने जा रहे हो तो जमाई बार बार आती है, अंग मर्द होता है, बदन में दर्द होगा, शिरो मतलब आपको हेडेक की प्रॉब्लम वगैरह होती है, आंखों से कुछ लगता है दिखाई नहीं दे रहा, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, अब कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, खासकर एग्जामिनेशन टाइम में इस तरह की चीजें होती है ना, समझ में आ जाता होगा। निद्रा विघात की वजह से सारी चीजें होती, तंद्रा होती, तंद्रा का मतलब आधी नींद टाइप की सिचुएशन, इस तरह की चीजें होती हैं। और जमाई के केस में आप बार बार जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, बॉडी की सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें निकलना चाहती हैं क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल है, तो इन टॉक्सिक मटेरियल को निकलने दीजिए। कभी भी अपने किसी भी नेचुरल अर्जेस को न बेवजह निकालना है, न बेवजह होल्ड करना है, क्योंकि जो भी नेचुरल अर्जेस हैं उनके थ्रू क्या है, आपकी बॉडी अपने अंदर के जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उनको निकालना चाहते हैं। वेदर इट इज़ अ फार्टिंग, दैट इज़ अ पान वायु है, या यूरिन का है, चाहे स्टूल का है, चाहे जमाई आ रही है, चाहे नींद आ रही है, चाहे आपको भूख लगी है तो खाना खाइए, प्यास लगा है तो पानी पीजिए। ये दोनों चीज़ें निकालने के लिए नहीं है, बट ये बॉडी को चाहिए हो कि एनर्जी गेन करने के लिए कि भाई बॉडी में कमी हो गई, उस चीज़ को डालना है। ठीक है, चाहे सीमेंट का बेग है, किसी भी चीज़ की है, चाहे आपको छींक आ रही है, चाहे आपको वॉमिटिंग आ रही है, तो दुनिया के जितने भी हैं, दुनिया के जितने भी नहीं, अगर ह्यूमन बॉडी की सोचो तो 13-14 ही बेग है। उन 14 बेगों का न कभी धारण करना है बेवजह और न ही उनको बेवजह निकालना है। तो इस बात का पूरा पूरा हमें ख्याल रखना है। चलिए, अब ये सब सारे जब आपने काम किया तो उस वजह से क्या होता है, कई बार आपको असाध्य उदावर्त हो जाता है। तो कैसी कौन सी कंडीशन होती है जहां पर असाध्य उदावर्त का पेशेंट आएगा, उसको हमें हाथ नहीं लगाना है। असाध्य का एकदम क्रिस्टल क्लियर मीनिंग है। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई पेशेंट है, तृष्णा लग रही, बेवजह बहुत होता है, मतलब प्यास उसको लग रही है, अर्थित मतलब फेशियल पैरालिसिस हो चुकी है, सांस में बिल्कुल एकदम जीर्ण शीर्ण हो चुका है, बहुत ज्यादा इंटेंस पेन उसको हो रहा है, तो इन सारे केसेस में शक्री दर्द और सांस में पुरुषस उदावर्त के जितने लक्षण है वो सारी चीजें नजर आ रहे हैं, आंत्रावराध हो चुका है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है, तो ऐसे केस में पेशेंट को हाथ नहीं लगाना। आपको खुद ही पता चाहिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस बहुत खतरनाक सा होता है। वहां पर आप स्टेथो लगाकर देखोगे तो अंदर कोई भी बावल मूवमेंट नहीं हो रही थी। और कभी भी मॉडर्न वाले भी सारे लोग जानते हैं, जो लोग सर्जरी करते हैं उन हर किसी को पता है, अगर बावल मूवमेंट नहीं हो रही है इट मीन्स की बहुत बड़ी इमरजेंसी की कंडीशन है, तो ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे बचता है इसका चिकित्सा वाला पार्ट, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन बात करेंगे। कोशिश मैंने अपनी तरफ से की है कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ जाएं। उसके बावजूद आप लोग की कहीं कोई क्वेरी रहती है, कुछ भी रहता है, तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज करके छोड़ सकते हैं, आप लोग फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं, आप लोग नंबर पर भी वो चीज़ें कर सकते हैं। कॉल करने से पहले वो मतलब प्लीज़ टाइम लेकर के कॉल करिएगा, ऐसे मत कॉल करिएगा जैसे आज हुआ कि सेशन मैं ले रही थी फेसबुक पर और लगातार शुरुआत में 3-4 लोगों की कॉल आती रह रही थी। तो अगर कोई एक बार में कॉल होल्ड आपकी नहीं उठाता है तो इसका मतलब कि ही और शी इज इन एनी इमरजेंसी या एनी अदर प्रायोरिटी, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ वो आपको बाद में कॉल बैक करेगा। तो इस तरह की चीज़ों का, इन तरह की बातों का प्लीज़ ख्याल रखिए। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थोड़ा सा टफ टॉपिक है नॉर्मल लोगों के लिए, जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर उन सारे को तो अच्छे से पता है, बट मैंने कहा नॉर्मल लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या गलतियाँ करते हैं, तो उन गलतियों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुनेंगे तो समझ में आएंगी, और जब समझ में आएंगे तो फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।